हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग स्टील स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग स्टील स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे पर्पज़ ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है। 5 यूनिट हैं जिसमें से थोड़ा हार्ड है। मेरे कॉलेज कोड में भी ये सब्जेक्ट नहीं था लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज से वीडियो बना रहा हूँ, तो जो भी देख लेना अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट हो। मैं अपने हिसाब से जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास करूँगा। इससे ज़्यादा आपको बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात? तो स्टील स्ट्रक्चर में आपको पहली यूनिट आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर। कोई भी बच्चा कमेंट करके ये नहीं बोलेगा कि नोट्स हमें चाहिए, क्योंकि नोट्स प्रोवाइड कराने या बनाने का मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं क्लास ले रहा हूँ, किसी तरह समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पहला यूनिट है अपने पास। यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आज इसमें कवर करेंगे। तो पहली चीज़, इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज़ में अपने पास क्या आएगा, दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती हैं, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी और एक फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं स्टील का। फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो क्या क्या आएगा। पहली चीज़ आएगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होती है स्टील की, ये भी जानना जरूरी है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है 2 × 10⁵ और यूनिट का विशेष ध्यान रखना, न्यूटन पर mm²। यूनिट बदली तो ये वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी अपने पास है शियर मॉडुलस। क्या होता है शियर मॉडुलस, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 0.769 × 10⁵। मैं सभी वैल्यू को न्यूटन पर mm² में आपको रिप्रेजेंट करके लगभग बता रहा हूँ। ठीक है, और क्या हमें देखना है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो आप ये सब 100 में पढ़ के आए हो हालांकि पीछे, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लो। तो म्यू की जो वैल्यू होती है 0.3 से 0.5 के बीच में लाई करती है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू 0.28 होती है स्टील के लिए, लेकिन रेंज में आपको लिखना है सेमेस्टर एग्जाम में। चौथा पार्ट है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, इसको अल्फ़ा से नोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। और क्या आप याद रखोगे, 5 वैल्यू चलो लिख लेते हैं। पांचवी है डेंसिटी। ये तो आपको सबको पता होगा। डेंसिटी स्टील की कितनी होती है, 7850 kg, यानी कि 7.85 ले लेते हैं × 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, या इसी को kg पर क्यूबिक मीटर 7850 भी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ गए। ये क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी था। अब हमें स्टडी करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में देखो क्या क्या आएगा। पहली चीज यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस, सारी डिजाइन किस पे होंगी, यील्ड स्ट्रेस पे होंगी। इसको FY से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये यील्ड स्ट्रेस मैंने RCC में भी पढ़ाया है, सोम में भी पढ़ाया है। ठीक, तो दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, टेंसाइल और अल्टीमेट स्ट्रेस का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कितना मैक्सिमम जा रहा है। टेंसाइल अथवा अल्टीमेट स्ट्रेस, इसकी भी स्टडी करनी पड़ती है। तीसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इलांगेशन। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इलांगेशन। ठीक है, ऑन ए स्टैंडर्ड गेज लेंथ। स्टैंडर्ड गेज लेंथ मतलब स्टैंडर्ड गेज लेंथ पर मैक्सिमम स्टील का इलांगेशन कितना हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है,
चौथी चीज़, इसमें 3-4 चीज़ें हैं, बस इतना ही आपको लिख दोगे, मैकेनिकल, फिजिकल, तो ये आ जाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बन सकता है यहाँ से, वो ये बन सकता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्टील स्ट्रक्चर के क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको 2-2, 4-4 पॉइंट, आप अपने से बना के उसको खींच सकते हो। ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है। तो हम सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज में पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट मास। अगर पर यूनिट मास की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। किसमें? स्टील में भाई। स्टील स्ट्रक्चर इसीलिए तो बनाए जाते हैं, कॉस्टली पड़ता है स्टार्टिंग में, लेकिन क्या होती है, स्ट्रेंथ भी तो ज़्यादा देता है एज़ कम्पेयर टू आरसीसी के, तो इसलिए इसके डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है? इट हैज़ एश्योर्ड क्वालिटी एंड, भाई क्वालिटी अच्छी होती है, एंड हाई ड्यूरेबिलिटी। क्वालिटी अच्छी है तभी तो टिकाऊ है। ड्यूरेबिलिटी यानी कि दो चीज़ें हमें यहाँ से और मिल जाती हैं भाई, क्वालिटी अच्छी है तो ड्यूरेबल है। तो तीसरी चीज़ हमें क्या होता है यहाँ पे एडवांटेज में, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब ये कह सकते हैं कि कंक्रीट को जब आप ढालोगे तो 28 दिन तक उसकी क्योरिंग करोगे, वेट करोगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें खोल भी सकते हो स्ट्रक्चर को अगर ज़रूरत ख़त्म हो गई, और उसमें लगा भी सकते हैं। तो जगह जगह पे इसको एक्सटेंशन लगा के बढ़ा भी सकते हैं भविष्य के लिए। ठीक है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो ये हो गए तीसरा हमारा फ़ायदा। चौथा देखो क्या है, प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपरली हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। प्रॉपरली मेंटेन्ड स्टील स्ट्रक्चर हैज़ ए लॉन्ग लाइफ। लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं इसको। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पांचवा देखो क्या लिख दोगे आप, स्टील बीइंग ए डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल का मीन्स ये हो गया कि वो टूटेगा नहीं लेकिन मुड़ सकता है, लेकिन इस कंक्रीट को अगर आप खींचोगे, उसमें एक्सटेंशन करोगे तो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इसीलिए स्टील बीइंग्स ए डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल ऑलरेडी है ही। ठीक है। मटेरियल डज नॉट फेल सडनली, अचानक फेल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, डज नॉट फेल सडनली, अचानक फेल नहीं करेगा। तो ये भी हमारे पास एडवांटेज हो गया। 5 पॉइंट मैंने बता दिया आपको इजी लैंग्वेज में। इतना ही लिख लेना, इतना याद कर लेना। अब आपके दिमाग में और आ जाए 2-4 पॉइंट और भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है भाई? डिसएडवांटेज में पहला हो गया, स्टील मेंबर आर कास्टली। इनकी कास्ट स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है स्टील मेंबर की। दूसरा पॉइंट देखो क्या हो गया यहाँ पे, मेंटेनेंस कास्ट क्या होगी इसकी? इज़ हाई होगी। क्यों हाई होगी? अरे भाई स्किल लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। जब स्किल लेबर की आवश्यकता पड़ेगी तो कास्ट क्या होगी? अपने आप बढ़ जाएगी। वर्किंग शेप इज स्टैंडर्ड। भाई स्टील स्ट्रक्चर के जो शेप होते हैं वो फिक्स होते हैं, क्योंकि उनको ढाला जाता है कहाँ पे? उनको ढाला जाता है साइड पे, बिल्कुल नहीं ढाल सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे लैब में ढाल करके बनाया जाता है, तो वो स्टैंडर्ड शेप बन जाता है। आप सोचो कि हम जिस शेप में चाहें उस शेप में इसको नहीं बना सकते हैं। ठीक है। अब कंक्रीट क्या है, ढलाई कर दो मोल्ड बना के तो उसको ढाल सकते हो आप। ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टी है, ये एडवांटेज हो गया, ये डिसएडवांटेज हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है भाई, तो इसको हल्के में मत लेना।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब तीसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील का आप ड्रा करो। ये इतनी बार मैं इसको बता चुका हूँ कि पूछो मत। आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ाया, सोम में पढ़ाया, आरसीसी में भी पढ़ाया, अब स्टील स्ट्रक्चर में भी पढ़ा रहा हूँ ये कर्व फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, देखो कैसे ड्रा करते हैं। ड्रा करना सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना भी तो पड़ेगा यार। तो ये है ड्रा, ये है अपने पास ग्राफ, इस तरह से कुछ आता है। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। यहाँ पे नीचे जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रेन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, नीचे क्या होता है, ये स्ट्रेन होता है। और ऊपर यहाँ पे क्या होता है, इस वाली एक्सेस पे ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस। तो वाई पे क्या होता है, स्ट्रेस होता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट कर लें या फिर सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लें, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे ग्राफ बनाया जाता है। ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल जाएगी, ये स्ट्रेट वाली, ये इस तरह से इसके करीब लाना है, यानी कि वाई एक्सिस के करीब ही रहती है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसके पॉइंट को देखो रिप्रेजेंट करना है। एक पॉइंट हम ए ले रहे हैं, फिर ए डैश ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बी ले रहा हूँ, बी पॉइंट, फिर ये डिक्लाइन में सी पॉइंट, फिर यहाँ पे डी पॉइंट, यहाँ पे ई पॉइंट, यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा यह पॉइंट। अब ये पॉइंट के नाम भी तो कुछ होंगे, तो मैं नाम यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ए क्या है, ए है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब लोड हटाओगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे तुरंत चला आएगा। तो ए क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल। ठीक है, बी, ए डैश क्या है देख लो, ए डैश है अपने पास इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट। बी क्या है अपने पास, ये भी इलास्टिक लिमिट ही है। ठीक है, बी क्या है, इलास्टिक लिमिट, मतलब एक हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। ये सब पढ़े हो आप। ठीक है, सी यहाँ पे क्या है, सी बताओ, लोअर यील्ड पॉइंट। सी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो अपने से आप लोग इतना तो समझदार ही हो, लास्ट ईयर पहुँच गए अब। डी क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये देखो एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन बढ़ रहा है जैसे जैसे इधर जा रहे हैं। तो स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट। ठीक है, और ई क्या है, ई बता दो बच्चा। ई है अपने पास अल्टीमेट पॉइंट। एफ क्या है यहाँ पे, फ्रैक्चर पॉइंट। इतना बना दोगे, इतना चाहिए लिख दोगे, दो दो लाइन इस पे एक्सप्लेन भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मटेरियल टूट जाएगा, यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ अल्टीमेट हो जाएगी, स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट है ये लोअर यील्ड पॉइंट है, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लो, इधर से यानी कि स्ट्रेस वाले से वाई एक्सेस से ये जो बी पॉइंट है, इसके बीच को बोला जाता है इलास्टिक जोन। क्या बोलते हैं, इलास्टिक जोन। बी पॉइंट से, बी पॉइंट से डी पॉइंट तक क्या बोला जाता है, प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन। ठीक है, और डी पॉइंट से इधर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन या पॉइंट। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। ठीक है, याद रहेगा इतनी चीज़ें। तो ये थी आपकी कहानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रोल्ड स्टील सेक्शन। इसको आईएस कोड में देखा जाता है। आईएस कोड क्या है स्टील का, ध्यान रखना, आईएस कोड है स्टील का 800/2007। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है, ये लिमिट स्टेट मेथड पर बेस्ड है। और आईएस कोड 800/1984 वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर बेस्ड है। तो वहाँ से रोल्ड स्टील सेक्शन है, बहुत सारे रोल्ड स्टील अपने पास सेक्शन हैं, 5-6 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो 5-6 प्रकार के ऑल रोल्ड स्टील सेक्शन होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, जिनकी वैल्यू इस आईएस कोड में दी रखी होती है। उसी के आधार पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, निकाला जाता है।
या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ साथ इसकी आई एक्स एक्स वैल्यू, आई वाई वाई वैल्यू, ये सब चीज़ें उस आई एस कोड में आपको दी रहती हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। रोल्ड स्टील सेक्शन में बहुत प्रकार के टाइप हैं। तो पहला जो टाइप है अपने पास रोल्ड स्टील आई सेक्शन। रोल्ड स्टील आई सेक्शन, ठीक है। तो रोल्ड स्टील आई सेक्शन अब जैसा नाम से परिचित है, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं आई एस एल बी, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम मतलब हल्की बीम, या फिर इसको बीम सेक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बीम सेक्शन, ठीक है। अब इसका फिगर देखो आई सेक्शन का कैसे बनेगा। आई सेक्शन का फिगर कुछ ऐसे बनेगा। ये हो गया आई सेक्शन का फिगर अपने पास। दो एक्सेस बना दो। अब एक बात बताओ हमें कमेंट करके कि ये सेक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक है? यक्स यक्स के अबाउट में है कि वाई के अबाउट है? सिमेट्रिक मतलब समझ रहे हो ना, सिमेट्रिक मतलब दोनों भाग बराबर हों। ये अपने पास टोटल इसकी डेप्थ हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये टोटल क्या हो गई? डेप्थ हो गई। इस वाली थिकनेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टी एफ। टी एफ थिकनेस बोलते हैं। यहाँ पे बोल्ट लगा के ऐसे करके यहाँ पे टाइट कर दिया जाता है कि कहीं जाने ना पाए। तो दोनों बोल्ट के बीच की दूरी को बोलते हैं गेज। क्या बोलते हैं? गेज भाई साहब बोलते हैं। जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इतनी बात समझ में आ गई? चलो रिप्रेजेंटेशन में बता देता हूँ। टी एफ मैंने बोला, टी एफ क्या है? थिकनेस ऑफ क्या है? फ्लैंज। ये क्या है? फ्लैंज है ना। थिकनेस ऑफ फ्लैंज है। टी डब्ल्यू क्या है? थिकनेस ऑफ वेब। इसे फ्लैंज बोलते हैं। तो ये बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं। वेब, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और बताया, जी। जी क्या है? गेज। किसके बीच में दूरी? जो ये पॉइंट्स होते हैं इनके बीच की दूरी को बोला जाता है, जहाँ पे ये टाइट कर दिया जाता है सेट करके। डी क्या है? डी यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ है। ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है। ये कहानी है आई सेक्शन। अब आई सेक्शन भी कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ आई सेक्शन, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। टाइप ऑफ आई सेक्शन कौन कौन से नाम याद रखोगे? पहला देखो, आई एस जे बी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। जूनियर बीम, जूनियर बीम 100 @ वाई के जी पर मीटर। मतलब इसकी साइज 100, मैं ये जूम किया हूँ, ये कोई फिक्स नहीं है, कोई याद नहीं करने की जरूरत है। तो आप 150, 200, 500 कुछ भी ले सकते हो। तो 100 @ वाई के जी मतलब इसका कुछ ना कुछ वेट होगा इस वाली बीम का, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहली बीम ये हो गई। दूसरी हो गई आई एस एल बी। एल बी का मतलब हो गया लाइट बीम। लाइट बीम, ठीक है। फिर है इसको हम y ले लिए तो इसको हम x कह देते हैं। इसको 100 लिए हैं तो इसको 150 ले लेते हैं। कुछ भी ले लो रिप्रेजेंट करने के लिए, थोड़ा कापी भर जाती है तो अच्छा लगता है, ठीक है। समझ गए इतनी चीज़ें? अब दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा है आई एस एम बी। एम बी का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। मीडियम बीम, इसको 200 ले लो आप, एक्स वाई जेड कर दो के जी पर मीटर। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बाकी एक्चुअल में इस वाले टेबल में जाओगे आप तो वहाँ पे आपको साइज दे रखा है 100, तो 100 वाले पे चले जाना, वहाँ पे वेट वोट सब पता चल जाएगा, कितना वेट है, कितनी लेंथ है, कितना क्या स्टैंडर्ड है। 3 हो गया। चौथा है अपने पास आई एस डब्ल्यू बी। आई एस डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड वाइड, वाइड बीम। अब आप कॉपी में यहाँ पे आई एस को भाई फुल फॉर्म लिख देना, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। ये हो गया। चलो 250 ले लेते हैं, इसको पी ले लेते हैं, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। अब एक और है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। हैवी बीम,
इतनी बात, इतनी कहानी आपको लिख देना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हल्के मत लेना भाई। रोल्ड स्टील सेक्शन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसको टाइप के बारे में भी बताएं। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है स्टील स्ट्रक्चर के आई सेक्शन में। अब रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, रोल्ड स्टील टी सेक्शन, एंगल सेक्शन, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उसको अगले वीडियो में कवर करूँगा। इतना ही इस वीडियो में, इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और अच्छा जो बचा हुआ है इस यूनिट में वो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग रिवीजन करते रहिए और वीडियो को भाई साहब शेयर करते रहिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी मैं आपको टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूँ। और ये सब्जेक्ट हम स्टडी भी नहीं किए, अपने कॉलेज में नहीं था, वहाँ पर कुछ दूसरा सब्जेक्ट था, इरिगेशन वगैरह करके था, तो वहाँ पे नहीं पढ़ा गया है। तो अब भाई नहीं पढ़ा गया कोई सब्जेक्ट, फिर भी पढ़ाना पढ़ के बहुत बड़ी बात। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।